नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आजकल हमारी टीम झारखंड के उस इलाके में है जिसे कोल्हान कहा जाता है। यह हो आदिवासियों की भूमि है। सारंडा के जंगल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये सारंडा के जंगल के बीच में बसी हुई एक जगह है और यहाँ पर सैकड़ों पहाड़ियाँ हैं। न जाने कितने तरह के जीव जंतु इस जंगल में बसते हैं, लेकिन यह इलाका जाना जाता है हो आदिवासियों की भूमि के तौर पर ही। और इस ज़मीन और जंगल को बचाने के लिए हो आदिवासियों ने बड़ी शहादतें दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और वो शहादत और कुर्बानी किसी न किसी फॉर्म में शायद आज भी चालू है, क्योंकि आज भी आदिवासी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये पश्चिमी सिंहभूम है और उसका जिला मुख्यालय है। और यहाँ पर 3 लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ से आप देख सकते हैं, ये शांति, पूरा नाम आपका हुआ? शांति सिद्धू। शांति सिद्धू हो भाषा एक्शन कमेटी से जुड़ी हुई हैं, किसानों के बीच में काम करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर ललिता सुंडी ये इतिहासकार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके साथ ही जवाहरलाल बंकीरा मौजूद हैं जो हो भाषा के जाने माने लेखक हैं। उनकी 2 किताबें हाल ही में दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में रिलीज हुई हैं, अगर मैं सही कह रहा हूँ। ठीक बात है जवाहरलाल जी? एक पुस्तक मैंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। एक पुस्तक उनकी रिलीज हुई है और एक पुस्तक शायद और वो 4 पाइपलाइन में है, तो मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं था। जहाँ हम मौजूद हैं ये चाईबासा है, जैसे मैंने बताया, ज़िला मुख्यालय, और ये वहाँ का शहीद पार्क है। तो आज हो समुदाय के शहीदों के बारे में बात होगी, उनके इतिहास के बारे में बात होगी, आदिवासियों के अधिकारों के बारे में बात होगी। लेकिन सबसे पहले चाईबासा, चाईबासा कैसे बना, क्यों बना? ललिता सुंडी जी, आप इतिहास की जानकार हैं, आप बताइए। ठीक, चाईबासा जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चाईबासा चलते हुए पार्क में बात करेंगे। चाईबासा का जो स्थापना है चोय हड़म नामक पूर्वज ने किया था। हम लोग हो आदिवासियों में पूर्वजों को हड़म बोलते हैं। अच्छा। तो चोय हड़म नाम के जो हो आदिवासी थे वो चाईबासा के पहले बासिंदा थे। उसने ही चाईबासा को बसाया था। तो उसी की याद में कालांतर में चाईबासा को चोय बासा कहा जाने लगा। लेकिन चूंकि जो बाहरी आए तो वो चोय को उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो वो अपभ्रंश होकर के चाईबासा हो गया। चाईबासा हो गया। और दूसरा और एक मत है, इसको पुराने समय में चारी बासा भी कहा जाता था। जो हम लोग बाजरा बोलते हैं, हम लोग हो में उसको गंगाई आता बोलते हैं, बाजरा। तो जो चाईबासा के पूर्व दिशा के जो गाँव थे, वो चाईबासा के दक्षिण दिशा में बहुत बाजरा की खेती होती थी। तो उसको काटने के लिए वो प्रायः चाईबासा के पश्चिम दिशा में जाते थे। तो रात हो जाती थी तो चाईबासा में वो रुका करते थे। तो बाजरा को काटने को चारी भी बोला जाता है, बाजरा चारी भी बोला जाता था। तो चारी काटने के कारण जब रात होती है और वो लोग उसकी वजह से चाईबासा इस जगह में जो बसते थे, बाद में वो जगह चारीबासा कहलाया। तो चारीबासा एक स्कूल है, उड़िया स्कूल है, वहाँ अभी कुछ हाल तक स्कूल में अंग्रेजी भाषा में दीवार में चारीबासा लिखा हुआ मिलता था। हालांकि मरम्मती में अब वो नाम मिट गया है। तो चारीबासा से भी अगर उसका नाम चाईबासा पड़ा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, जो इतिहास में वो लोक कथा के रूप में प्रसिद्ध है, इसको मुगल बंदी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? मुगल बंदी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे हम लोग सब जानते हैं, जब मुगल लोग झारखंड में अधिकार किए, वो लोग सिंहभूम इलाके में भी अधिकार करना चाह रहे थे। तो इस इलाके में वो भ्रमण के लिए, मतलब चेक के लिए वो लोग जो है कुछ सैनिकों को भेजे चाईबासा।
तो जब सैनिक इस इलाके में भ्रमण कर रहे थे, जैसा कि सब जानते हैं, वो आदिवासी अपने इलाके में किसी भी बाहरी का घुसना एकदम पसंद नहीं करते थे। तो वो लोग उन सैनिकों को बंदी बना लिए और उनसे पूछताछ किए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या है। तो चूंकि वो सैनिक मुगल थे और उनको बंदी बना लिया गया था, तो उनके नाम से ये मुगल बंदी भी हो गया। तो पूछताछ के बाद जब वो आदिवासी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, तो वो लोग जो है एक गांव है चैबासा से थोड़ी दूर पूर्व दिशा में, वहाँ पे उनको फांसी दे दिए। तो उस गांव का नाम कालांतर में तोलगोए हो गया। तोलगोए का मतलब हुआ, तोल मतलब फांसी देना और गोए का मतलब फांसी दे के मार डालना। तो जिस जगह पर वो मुगल सैनिकों को फांसी दिया गया, उस गांव का नाम ही तोलगोए हो गया। तो इस तरह गांव का नाम से भी हम लोगों को सिंहभूम के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हालांकि अब मुगल बंदी नाम बहुत दुखप्राय है। हाँ नहीं, कई चोरी हैं और सारी ही बड़ी इंटरेस्टिंग चोरी हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए शांति जी, आप बताइए कि आदिवासियों का इतिहास शहादत के उदाहरणों से भरा हुआ है। आपके यहीं पर शायद कई शहीद पार्क की तरह कई ऐसे स्थल हो सकते हैं। कौन कौन से स्थल हैं एक तो, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आदिवासियों ने जितनी शहादत दी उतना श्रेय उनको नहीं दिया गया इतिहास में? ये बिल्कुल सही है ये। हाँ। और अभी तक हमारा सबसे बड़ा इतिहास तो रहा है सेरेंगसिया घाटी में जो युद्ध हुई थी। सबसे पहले जहाँ अंग्रेजों ने कब्जा करने की कोशिश की, पर हमारे पूर्वजों ने उनको आने ही नहीं दिया। तो वो कभी कोल्हान में हमारा जो गुलामी था, और जो भारत में बोला जाता है कि अंग्रेजों ने गुलामी किया, लेकिन हमारे कोल्हान में कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज इतना डट कर लड़े, वो अपने यहाँ तक कभी घुसने नहीं दिए। बहुत दिनों तक वो लंबी लड़ाई चली, बहुत से हमारे पूर्वज हैं उनको शहीद भी होना पड़ा। तो अब सेरेंगसिया घाटी पर कुछ लोगों को फांसी भी दिया गया, तो उस नाम से वो अभी तक हम लोग हर साल जो हमारा दिरीदुल सनम होता है हम जाते हैं, फिर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए। और उसके बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहा। उसके बाद भारत का मतलब आज़ादी का एक, उसके बाद में भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ा अपने कोल्हान को बचाने के लिए। तो हमारा और एक उदाहरण है खरसवां शहीद स्थल, जो अभी 1 जनवरी को, जो वो 1 जनवरी 1948 को हुआ। 1 जनवरी 1948 को बड़ा गोलीकांड वहाँ हुआ था, बहुत बड़ा। लेकिन इतिहास में अभी बहुत बड़ा दर्जा जो मिला था वो नहीं मिल पाया। जैसा कि हमारा जलियांवाला बाग, उनको तो बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, लेकिन हमारा इनको नहीं दिया गया। लेकिन अभी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। तो उससे पहले वहाँ किसी को जानकारी नहीं थी एक्चुअली कहाँ ये शहीद स्थल हुआ, क्या हुआ। लेकिन हम लोग ने कोशिश किया। फिर हम लोग अपने शिक्षा को लेकर भी जागरूक हुए। तो जब हमने अपने लिपि के लिए क्लास शुरू करवाई थी, तो तब से वो अभी हमारे इतिहास में ये दर्ज है। जी नहीं, ये बात तो सही है। अच्छा जवाहरलाल जी, आप हो भाषा पे काम करते हैं, साहित्य पे काम करते हैं और भी आप समाज में जुड़े रहते हैं। जो शांति कह रही हैं कि जैसे जैसे हमने अपनी लिपि को लेकर काम किया, भाषा को लेकर काम किया, तो उसी के साथ साथ हमारे जो शहीद हुए उनके बारे में भी ज़्यादा लोग जागरूक हुए, चेतना जागी। तो क्या ये बात सही है कि अब आदिवासी की चेतना अपनी पहचान को लेके, अपने इतिहास को लेके जाग रही है और अपना ड्यू क्लेम कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम जिस जगह हम खड़े हैं, 1820-21 में जो हो विद्रोह हुआ था, जितने भी अंग्रेज आए थे, जो जिस भी रूप में आए थे, उनको एकदम ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था ये यहाँ पर। इसके अलावे ये जो था, इसके बाद सर 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ, उसमें भी हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से पूरा फिटेस्ट रिप्लाई दिए थे अंग्रेजों को। इसके बाद और एक है 1836-37 जो सेरेंगसिया घाटी के विद्रोह में, जो हमारे पोटो हो ने उसका यह नेतृत्व किया था। वो एक अभी सरकार उन्हें नाम, मतलब उनका नाम पोटो हो खेल प्राधिकरण बोल के एक नया एक
उनको पहचान दी है जी। और उनके नाम से बहुत से घोषणाएं वगैरह हो रही हैं। जी। तो ये खुशी की बात है। आगे सर 1857 में भी हमारे एक महान शहीद थे वीर गोनो पिंगवा। उस समय जो है राजा अर्जुन सिंह उन्हीं के सहायता ले करके यहाँ बगैर हो यानी कि कोल लोगों के सहायता लिए बिना कोई भी विद्रोह अंग्रेजों के विरोध में नहीं किया जा सकता था। वो एक बड़ा नाम था। उनको राजा अर्जुन सिंह ने एक घोड़ा भी दिया हुआ था, तलवार वगैरह भी दिया हुआ था और एक तालपत्र में उनको सम्मानित भी किया था। तो इस तरह से ये एक ऐतिहासिक स्थल है। और बिरसा का जो उलगुलान आंदोलन चला वो भी यहाँ बहुत प्रभावी रहा। और आगे हमारे यहाँ गांधी जी भी आए थे और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस तरह से ये एक कहते हैं यह शेरों की भूमि रही है और शेर स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। शुरू में जो रफसेज यानी कि और भी लोग आए थे अंग्रेज लोग, एक बड़ा इतिहास में एक वाकया यानी कि एक घटना बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे बहुत से अग्रज लोग लेते हैं। उसमें है कि एक अंग्रेज आया था घोड़े पे बैठ के, एक स्थानीय आदिवासी से उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो उस आदिवासी युवक ने पहले तो अनसुना किया, बाद में फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसके जवाब में उस युवक ने उस अंग्रेज को घोड़े पर से उतार करके 2-4 लपड़ झापड़ मार दिए बढ़िया से। और उसको यही बढ़िया से मार दिए। ये उसके बाद उन्होंने यही कहा कि भाई तुमको यहाँ इतना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जितना खाना पीना है, जो चीज़ लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है खाना पीना मतलब, और तुमको फिर आराम करना है तो आराम करो, लेकिन तुम इस प्रदेश में, मेरे प्रदेश में जिसको फूट खट्टी यानी कि साफ सफाई करके मेरे पूर्वजों ने बनाया या हमारे पूर्वजों ने बनाया, वहाँ तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले। तो बहुत दिनों तक यह प्रदेश जो है यहाँ से उड़ीसा के लिए रास्ता बंद था। बाद में अंग्रेजों ने इसी स्थिति को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए जब पूरे इस एरिया में जब राज हुआ तो वो इसी चीज़ को यहाँ के लोगों के साथ सेरेंसिया घाटी की जो 1836-37 में लड़ाई हुई, उसके बाद विल्किंसन जो है एक रूल्स लेके आए, उसमें एक सहमति बनी जी, जिसमें मानकी मुंडा ये हाँ सर, और ये इतिहास में दर्ज है। हाँ सर जी जी, विल्किंसन रूल आया और सेल्फ रूल का अधिकार आपको मिला। कुल मिला के आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों को ये इजाजत नहीं दी कि वो आपकी धरती पर कब्जा कर सके। अंग्रेजों को भी एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ा जो आदिवासियों की परंपरा के हिसाब से, उनके विश्वासों के हिसाब से चलती है। जी 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 हाँ। वैसा ही अब शांति जी, अब वैसा ही फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पैसा है, अनुसूची 5 है ना। आज के दौर में अगर कहें तो क्या आदिवासी के लिए जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो कानून बने हैं, क्या उनके हिसाब से काम हो रहा है? क्या उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं? क्या अभी भी संघर्ष चल रहा है? सर अभी भी संघर्ष तो चल रहा है। हाँ। ये सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ बोला जा रहा है कि यहाँ पैसा एक लागू है, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए भी संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, सबको जानकारी मिले, हम अपने राइट को जान पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए, तो संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या पैसा हो, अभी उसको लागू करने के लिए भी संघर्ष चल रहा है। डॉक्टर ललिता, आप बताइए कि जो ये एक धारणा है कि आदिवासियों के जो हीरोज़ हैं, जो नायक हैं, इतिहास में उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, उनको वो जगह नहीं दी गई जो मिलनी चाहिए थी, ये बात कितनी सही है और ऐसा क्यों हुआ अगर हुआ तो? आपका सवाल एकदम सही है सर जी। जितने भी आदिवासी हीरो हैं जी, उनको इतिहास में एकदम जगह नहीं मिली है। हाँ। कुछ कुछ का बामुश्किल हम पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर का तो नाम ही नहीं है, वो एक भीड़ के रूप में ही उल्लेखित हैं।
जैसे यहाँ के विलेज हेडमैन हैं मानकी मुंडा, वो लोग बहुत अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो जब भी वो लोग लड़े, यही लिखा जाता है कि अनेक मानकी मुंडा शहीद हो गए। उन मानकी मुंडाओं का कभी नाम का जिक्र नहीं होता है। तो हम लोग अक्सर इतिहास के छात्र के रूप में सवाल करते हैं कि क्या उन मानकी मुंडाओं का नाम नहीं था, उनका पहचान नहीं था? यहाँ के वो बहुत बड़े हस्ती थे। तो जैसा कि है, इतिहास जब भी लिखा जाता है, जिनके पास पावर होता है उन्हीं के पक्ष में लिखा जाता है। तो जो साधारण जनता है उनका नहीं लिखा जाता है। तो इतिहास का ये एक दुखद पहलू है कि आप राजा महाराजाओं के या शोषणकारियों के नाम लिखेंगे, लेकिन जो भुक्तभोगी हैं, गरीब हैं, जनता है, उनका आप नाम नहीं उल्लेख करते हैं। तो बहुत सारे जो हैं, हम लोग लोक कथा, लोक कहानियों के माध्यम से पाते हैं, लेकिन एक उक्ति है इतिहास के बारे में कि दस्तावेज नहीं तो इतिहास नहीं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है खुद इतिहास के लिए। इसका मतलब है कि अंग्रेज आपके बारे लिख के गए तो आप ऐतिहासिक पुरुष हैं। तो सीधी सी बात है, वो अपने दुश्मनों का नाम तो लिखेंगे नहीं, या लिखेंगे भी तो आपको एक विलन के रूप में प्रदर्शित करेंगे, आपको हीरो के रूप में तो प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग जब देश आज़ाद हो गया और झारखंड राज्य अलग बन गया, तो ये हम ही लोगों का कर्तव्य है कि उन छिपे हुए वीरों को हम लोग पहचान दिलाएं। तो ये बताइए कि आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्या झारखंड में वो काम हो रहा है? क्या ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कई विश्वविद्यालय हैं अब तो आपके राज्य में भी, और इन सभी विश्वविद्यालयों में इतिहास विभाग भी है, आदिवासी भाषाओं से जुड़े हुए विभाग भी हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाने वाले विभाग भी हैं। क्या इन विभागों में अब वो रिसर्च हो रही है? बहुत कम लेवल पे, विश्वविद्यालय लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। कहा है कि जैसे कर रहे हैं आप लोग रिसर्च वहीं पे सर, जैसे हम बताएं कि दस्तावेज नहीं तो इतिहास नहीं, ये बिल्कुल अभी रिसेंट ट्रेंड पकड़ा है कि नहीं, हम लोग लोक कथा, लोक कहानियों को भी इतिहास माने, उनको ये करें। तो ये ट्रेंड अभी सिर्फ मेरे ख्याल से टीआरआई में ही है, झारखंड सरकार के टीआरआई विभाग में ही है। तो उस पर काम शुरू हुआ है, लेकिन वो जस्ट स्टार्टिंग अवस्था में, अपना शिशु अवस्था में है। तो समय लगेगा, और मेरे ख्याल से सरकार का शिक्षा विभाग को ये करना चाहिए। सरकार के शिक्षा विभाग को पाठ्यक्रम के रूप में छिपा हुआ जो इतिहास है झारखंड का, हर डिस्ट्रिक्ट का, उसको लिखवाना चाहिए फिर नए सिरे से, और एक नया इतिहास लिखना चाहिए। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने आज़ादी के हीरोज रहे होंगे, उनके अपने ऐतिहासिक मूल्य रहे होंगे, जनता का भागीदारी रहा होगा, और सब जगह का अपना सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थिति रहा होगा। कोई भी जिला किस तरह से विकसित हुआ, उसका आरंभिक इतिहास क्या रहा होगा। अंग्रेजों के पूर्व का हमारा बहुत अच्छा इतिहास है, तो अंग्रेजों के पूर्व का इतिहास झारखंड में कहीं जगह नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो स्कूली लेवल पे अगर झारखंड सरकार इसको प्रोजेक्ट के रूप में चालू करेगा, क्योंकि फंडिंग जरूरी होता है बड़े बड़े कामों के लिए, तो स्कूल लेवल पे अगर इतिहास को नए सिरे से लिखाया जाएगा, वो नया जनरेशन तैयार होगा। फिर शायद यूनिवर्सिटी को भी लगेगा कि अब हमें भी काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल पे कम है, सरकार लेवल पे टीआरआई कुछ प्रयास कर रही है, और हम लोगों का तो बहुत आग्रह है सरकार से कि इस काम को बहुत जल्दी करें। जी जवाहरलाल जी, आप थोड़ा सा बताइए, संक्षेप में बताइएगा कि पिछले 2 साल से केंद्र सरकार भी, और 1 साल से तो बहुत ज़्यादा, आदिवासी नायकों को सम्मान देने की बात कर रही है, उनकी खूब चर्चा हो रही है, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो आदिवासियों की शहादत है, जो डॉक्टर ललिता कह रही हैं कि हर ज़िले का, हर ब्लॉक का अपना एक इतिहास हो सकता है, उस पर शोध कराया जा सकता है। इतने सारे म्यूज़ियम बनाने की बात हो रही है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात हो रही है, बजट में दावा किया जा रहा है कि इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है आदिवासियों को सम्मान देने के लिए, उनके विकास के लिए। फिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ दावे हैं या सिचुएशन सचमुच में बदलती हुई आप देख रहे हैं? बदलती हुई तो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है ना, बहुत स्लाइट। ऐसा इसलिए है कि ऐसे जैसे बिरसा पे
बहुत लोग लिख रहे हैं, लिखते हैं, लेकिन उनका अंदाज जो है ना लिखने का, उसमें कहीं कहीं आदिवासियत नहीं झलकती है। वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टिकोण के साथ, उसी सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो वो जैसे मान लेते हैं, जैसे बिरसा मुंडा जी एक महानायक थे, लेकिन लोग भगवान बोल देते हैं, है ना, धरती आबा हम लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसको बहुत ज़्यादा उस तरह से कुछ चीज़ों को ज़्यादा मतलब एक्सेजरेट ना यस करें। यस हाइप उसको मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उस तरह से नहीं है, क्योंकि सुनिए, जो भी शहादत देते हैं सब शहादत ही देते हैं, अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए शहादत ही देते हैं। पोटो हो, गोनो हो और रितुई गोंडाई है ना, और भी बहुत यहाँ सारे के जो लोग। रितुई गोंडाई हैं, हमारे यहाँ के वीर कायरा केराई हैं, उनका भी वो शहादत का ही इतिहास है। तो लेकिन उसको अच्छे परिप्रेक्ष्य में, एक आदिवासियत, एक अच्छे स्वरूप में उसको प्रस्तुत किया जाए, जिसमें लगे कि ये सचमुच में ये इन्होंने अपने मातृभूमि के लिए बहुत बड़ा शहादत दिया, अपनी कुर्बानी दी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में भी जब मैं जाता हूँ सेमिनार सब में, वो बड़ा हल्के तरीके से वो सब नज़र आता है। अभी तो बहुत सारा जो सिलेबस है उसमें से हमारे लोग तो शामिल नहीं है कहीं। जब शामिल ही नहीं है तो लोग जानेंगे कैसे? और लोक परंपराएं वो तो हैं, मगर फिर भी हमारे गीतों में वो जिंदा है। जैसे सेरेंसिया का एक गीत है सर, लोकगीत है, ओ कौन कोरेगा को लाड़ाई तेने डिबुरु दमादो डुबू डुबू, ओ कौन कोरेगा को कोड़ाई तेने सेरेंसियर को लाड़ाई तेने। तो इस तरह से लोकगीतों में वो जिंदा हैं हमारे, और भी कई सारी किंवदंतियाँ हैं उसमें जिंदा हैं जी। लेकिन उस चीज़ को, जैसे मैडम ने कहा, लोग मान लीजिए दस्तावेज का लिखा हुआ कहाँ मिलता है, हर चीज़ को वो लिखा हुआ खोजते हैं, तो हर चीज़ ये संभव नहीं है कि उस समय हमारा तो मौखिक इतिहास है, मौखिक में चल रहा है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन में जब आता है तो वो इतिहास का ही एक हिस्सा है जी। तो इस तरह से हमारी बातें जो मौखिक रूप से रही हैं, अब उनका एक उनको प्रमाणीकरण एक मिलने की ज़रूरत है, और सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। किस तरह से मैं बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा जो आदिवासी हो भाषा है, लाखों द्वारा बोली जाती है, उसको मान्यता दी जाए। उसमें थीसिस लिखे जा रहे हैं डिपार्टमेंट में, ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में हर वर्ष मास्टर डिग्री में और बैचलर डिग्री में जो ऑनर्स कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, वो हमारी बहुत सारी बातों को सामने ला रहे हैं। जी बिल्कुल जी, देखिए, क्योंकि सर लाइट चली गई है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत लंबी चर्चा हो सकती थी, विषय बहुत गंभीर है और हमारे साथ अच्छे जानकार इस विषय के मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि सूरज ढल चुका है और अब इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस विषय पर हमारी कोशिश होगी कि आगे भी चर्चा करें, और सिर्फ चाईबासा में नहीं, झारखंड में नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में जाएं और आदिवासियों ने जो योगदान दिया है इस देश को बनाने में, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, उसकी चर्चा हो, उसके बारे में लोगों को पता चले, ऐसी चर्चाएं हम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए, चाहे वो जवाहरलाल जी की बात हो, चाहे वो डॉक्टर ललिता की बात हो, या जो शांति जी ने जो बात कही, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आदिवासियों ने इस देश के लिए जो किया है, इस देश को बनाने में उनका जो योगदान है, उसका श्रेय उनको उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। आज भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आज भी उन्हें अपने जल जंगल ज़मीन के लिए शहादत देनी पड़ती है। ये सिलसिला आज़ादी के बाद भी रुका नहीं है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आदिवासी लोकगीतों में, लोक कथाओं में हीरोज़ इनके ज़िंदा हैं,
कम से कम अब उनका दस्तावेजीकरण हो और वो आदिवासी नज़रिए के साथ हो, उसमें वो आदिवासी दृष्टिकोण नज़र आए। तो इस चर्चा से मुझे जो जिसे कह सकते हैं कि अगर उसको कंक्लूड करना हो, हालांकि हर चर्चा कंक्लूड हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि इस चर्चा से क्या निकलता है, तो इस चर्चा से ये निकलता है कि आदिवासी हीरोज़ के बारे में, आदिवासी नायकों के बारे में लिखा जाना चाहिए और आदिवासियों के नज़रिए से लिखा जाना चाहिए, शोषितों के नज़रिए से लिखा जाना चाहिए, उन लोगों के नज़रिए से लिखा जाना चाहिए जो इस देश के लिए लड़े हैं। तो दोस्तों, मैं भी भारत की ये सीरीज़ आपको कोल्हान इलाके को समझने में हो, आदिवासियों को समझने में कुछ मदद ज़रूर कर रही होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।